तो दो ही देश हैं जो दूसरे देशों पर परमाणु बम फेंक सकते हैं, ईरान और दूसरा पाकिस्तान। तुलसी गबार्ड ने ऐसा बयान दिया जो लोगों को चौंका रहा है। पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं अब वो दुनिया के लिए खतरा हो सकते हैं, ये हम नहीं कह रहे। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए कहा गया है, क्योंकि अपोजिट है। ये भारत के लिए भी कम चिंता की बात नहीं है। बहुत बड़ी चिंता की भाई बात वो है। अगर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जिसकी रीच अमेरिका तक होगी और कन्वेंशनल और न्यूक्लियर पेलोड लेके जा सकता है, तो हम तो उसकी सीमा पर हैं। तो एक दुष्ट देश, एक रोग कंट्री हमारे एकदम बगल में है। अमेरिका को सारी चीजें पता है कि वो क्या कर रहा है। इसके कहा जा रहा है कि ईरान इजराइल में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान कुछ बड़ा दिमाग लगा सकता है और खुफिया रास्ते से अपने परमाणु जो हथियार हैं वो ईरान भेज भी सकता है। ये खुद आशंका अमेरिका की तरफ से जताई गई है। तुलसी गबार्ड ने बयान दिया और सीधे सीधे कह दिया कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार खतरे से कम नहीं है। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, अमेरिका की तरफ से बयान आ गया है कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार है वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इनका कहीं पर भी मिसयूज कर सकता है, किसी भी देश को खुफिया तरीके से भेज सकता है। क्या अब बारी आ गई है कि पाकिस्तान से उसके परमाणु हथियार छीन लिए जाएंगे अमेरिका के जरिए? अमेरिका की एक रिपोर्ट आती है हर साल, अमेरिकन एनुअल रिपोर्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, कि अमेरिका को क्या खतरा है, किससे खतरा है, ये हर साल आता है। और ये बाकायदा ऐसी रिपोर्ट नहीं होती जो हमारे यहाँ कोई भी पेश कर देता है। ये वहां का जो नेशनल इंटेलिजेंस है वो ये रिपोर्ट पेश करती है। और डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गबार्ड। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो महत्वपूर्ण बात बोली है। एक बात उन्होंने ये कही है कि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं वो स्मगल किए जा सकते हैं ईरान। ईरान डेस्परेटली कोशिश कर रहा है कि किसी तरह उसके हाथ में परमाणु हथियार आ जाए ताकि वो मैक्सिमम डैमेज कर सके अमेरिका इजराइल को। ये कोशिश कर रहा है। तो उनका कहना है कि पहले भी इतिहास रहा। पाकिस्तान तो सऊदी अरब के साथ है, पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ है, फिर वो क्यों ईरान को खुद ही तबाह होने के लिए वो परमाणु हथियार सौंपेगा? आप पाकिस्तान का शायद न्यूक्लियर इतिहास नहीं जानती। जो डॉक्टर अब्दुल कादिर थे, फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, उन्होंने स्मगल किया था डर्टी बम्स और कुछ टेक्निकल नॉलेज और इक्विपमेंट्स को ईरान और नॉर्थ कोरिया को। अच्छा। लीबिया का भी उस वक्त नाम आया था कि लीबिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया को स्मगल कर रहा है पाकिस्तान, अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को और कुछ पार्ट्स को। और पाकिस्तान के जरिए आज ईरान में जो भी परमाणु कार्यक्रम चल रहा है वो पाकिस्तान वाला ही है। अच्छा, ये उस वक्त का इतिहास था। आप 1999 के सारे अखबार उठाकर देख लीजिए और डॉक्टर अब्दुल कादिर सीधे आप टाइप कीजिए तो उनके बारे में सारी जानकारी आ जाएगी सर से, बिल्कुल गूगल में। आपने बताया कि उन्हें जेल भी भेजा गया था। हाँ, उनको अंत में वो पाकिस्तान के जेल में रहे और शायद अब उनकी मौत भी हो गई है, गुमनाम जिंदगी मरे हैं। चोर था वो, जिसको पाकिस्तानियों ने वैज्ञानिक बनाकर पेश किया था। वो क्या कहीं जाता था और काम करता था वहां का, और थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी आया, स्मगल करके वो पाकिस्तान लाता था और सब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा मिलाकर उसने एक बम तैयार किया था परमाणु। और कहा तो यह जाता है कि उस वक्त अमेरिका और सीआईए ने भी मदद की थी, क्योंकि भारत के परमाणु कार्यक्रम के बाद वो असुरक्षित महसूस कर रहे थे सीआईए वाले। अच्छा, तो ये मैं इतिहास बता रहा था पाकिस्तान को। अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार कि चूंकि पहले हो चुका है स्मगल, तो इस बात की संभावना है कि अभी ये स्मगल हो सकता है। तो जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड है, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के जितने परमाणु बम हैं, परमाणु ठिकाने हैं, उसको उस पर विजिलेंस बढ़ाना चाहिए या फिर उन्हें अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। तो ये संभव हो पाएगा? क्योंकि अरे अभी इसी युद्ध के दौरान देखिए ना, स्टारलिंक्स के सैटेलाइट्स ईरान पहुंचाए जाने थे। दो रास्ते से पहुंचाए जाने थे, इराक के रास्ते और फिर पाकिस्तान के रास्ते। कराची पोर्ट पे उतरा और फिर वहां से वो पैदल रास्ते मुजाहिदीन या जो जासूस उनका आईएसआई के एजेंट्स के रास्ते वो ईरान के अंदर घुसाए जा रहे थे। आरोप यह है कि आईएसआई ने ही इस बात की जानकारी ईरान को दे दी और 16,000 डिकोडर पकड़े गए थे स्टारलिंक्स के, जो पहला ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन राइजिंग लाइन, उसमें। तो जब पाकिस्तान इस बारे में ईरान को जानकारी दे सकता है, स्टारलिंक के सैटेलाइट के डिकोडर को स्मगल कर सकता है, तो फिर परमाणु बम को क्यों नहीं स्मगल कर सकता है? लेकिन मकसद क्या है, हासिल क्या होगा? बर्बादी हाथ लगेगी ना इससे, क्योंकि अगर अमेरिका ने हमला कर दिया पाकिस्तान पर सीधा इन हरकतों की वजह से, तो पाकिस्तान तो तबाह है। क्या फायदा है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का पहला फायदा यह है कि तेल के संकट से जूझ रहा पाकिस्तान को तेल मिल जाएगा। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में पैसे मिल जाएंगे, इलीगल पैसे, जिसके बारे में दुनिया में किसी को जानकारी नहीं होगी। जो दूसरा पॉइंट उठाया है इसी एनुअल रिपोर्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी में, जो कि इंटेलिजेंस विंग जो अमेरिका की है वो ये पेश करती है, उसमें यह कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध हो सकता है। बिल्कुल। और इसमें उन्होंने कारण बताया। कारण ये बताया कि जैसे ही ईरान, अफगानिस्तान, ये सब पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, जो कि करेंगे क्योंकि ईरान के खिलाफ ये युद्ध में उतरने वाला है, और अफगानिस्तान का अटैक। हाँ, तो पाकिस्तान की आर्मी अपने लोगों का ध्यान उससे हटाने के लिए भारत पे एग्रेसिव पोस्टरिंग करेगी। हो सकता है कि कहीं कोई आतंकी घटना कराए। हाँ, क्योंकि भारत से भिड़ने के बाद पाकिस्तानी एक हो जाते हैं ना, क्योंकि अफगानिस्तान से भिड़ेंगे या ईरान से भिड़ेंगे तो आपस में उनकी झगड़ा चलते रहता है। शिया सुन्नी का झगड़ा हुआ, अगर ईरान से भिड़ेंगे तो, अफगानिस्तान से भिड़ेंगे तो सारे पश्तून और पठान उनको मार रहे हैं। तो अपने लोगों को एक करने के लिए एकमात्र इनके पास उपाय है कि भारत के साथ लड़ाई कर लो।
और भारत के साथ अगर लड़ाई की है तो ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा क्या हुआ, और भारत के रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, आर्मी चीफ हो, सबने कहा है कि अगर इस बार कोई भी गुस्ताखी की पाकिस्तान ने तो हम पहले से ज्यादा मार मारेंगे। तो जाहिर सी बात है, ऐलान तो किया हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है वो। बिल्कुल, तो इसी बात से वो आशंका जाहिर कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया तो परमाणु युद्ध का खतरा है और पाकिस्तान डिस्परेशन में आके कहीं पटक देगा बचने के लिए। जंग के बीच अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने कहा कि रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ पाकिस्तान ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है जो अमेरिका तक हमला कर सकती है। इसकी मारक क्षमता कहां तक है? अमेरिका तक है। तुलसी ने यह खुलासा अमेरिकी सीनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने अपनी पेशी के दौरान दिया। इस दौरान तुलसी गबार्ड ने कहा कि पाकिस्तान लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है, इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है, इनकी रेंज अमेरिका तक है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका को अभी 3000 मिसाइलों का खतरा है, लेकिन 2025 तक ये खतरा बढ़कर 16,000 मिसाइलों तक हो जाएगा। रूस और चीन अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें बना रहा है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अमेरिका का इस लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कर लेना ये एक नई और बड़ी बात है। तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान के बारे में और क्या कहा है वो आप सुने। However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. The IC assesses that China and Russia are developing advanced delivery systems meant to be capable of penetrating or bypassing U.S. missile defenses. North Korea's ICBMs can already reach U.S. soil, and the IC assesses that it is committed to expanding its nuclear arsenal. Pakistan's long-range ballistic missile development potentially could include ICBMs with a range capable of striking the homeland. तुलसी गबार्ड का ये बयान क्या ये इंडिकेट कर रहा है अजीत जी कि पाकिस्तान अब भरोसे के लायक नहीं रहा, पाकिस्तान अमेरिका के लिए खतरा है? अब इस बात को देखना होगा, थोड़े दिन तक इस घटनाक्रम पर नजर रखनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा नॉन नाटो एलाई है। अमेरिका ने खुद कहा हुआ है कि हमारा दोस्त है, और जो नाटो एलाई है, तो नाटो एलाइज के साथ भी अमेरिका के संबंध खराब हो गए, लेकिन पाकिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट उसका नॉन नाटो एलाई है। और उस नॉन नाटो एलाई का नाम नेशनल इंटेलिजेंस की चीफ ने तुलसी गबार्ड ने लिया कि वो ऐसी मिसाइल बना रहा है जो एक महादेश, 2 महादेश पार करके अमेरिका तक उसकी रीच हो सकती है, और वो ट्रेडिशनल भी है, एडवांस भी है और ट्रेडिशनल भी है, और न्यूक्लियर और कन्वेंशनल पेलोड लेके जा सकता है। तो ये बड़ा इलेबोरेट था कि ट्रेडिशनल भी, एडवांस भी, न्यूक्लियर और कन्वेंशनल पेलोड लेकर के जाने वाला अगर पाकिस्तान डेवलप कर रहा है, तो अब सबसे बड़ी बात इस हिपोक्रेसी पर हम उठा रहे हैं सवाल, जो आप कर रहे हैं, हम उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि आप ईरान को बॉम्ब कर रहे हैं, ईरान पर अटैक कर रहे हैं, और पाकिस्तान पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई, जब ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता जुलता है ना, नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन अलग हो गए, जो जिनका नाम आप ले रहे हैं, लेकिन ईरान और पाकिस्तान को तो एक बॉर्डर है। और अगर वो ऐसा ट्रेडिशनल और एडवांस मिसाइल सिस्टम जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर रहा है, जो 2 महादेश पार करके, 3 महादेश पार करके अमेरिका चला जाएगा, 7 समंदर पार जिसको कहते हैं, तो आप उसको क्यों नहीं अभी तक अटैक कर रहे हैं? ये हिपोक्रेसी अमेरिकन पॉलिसी की है, एक बड़ी बात होती है। हालांकि इसके बावजूद तुलसी गबार्ड ने नाम लिया है, तो हम लोगों को उसको मॉनिटर करना होगा कि अमेरिका कुछ करता है या ये हिपोक्रेसी उसकी जारी रहती है। नहीं, लेकिन ये केवल अमेरिकन हिपोक्रेसी थोड़ी ना है। एक रिएक्शन इसमें राकेश जी, अभी जो आपने ईरान का कॉन्टेक्स्ट लिया, मैं इसमें भी जाती हूँ। ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर भी तो मिलता ही है। हाँ। ईरान ने सभी वेस्ट एशिया जिसे हम कहते हैं और मिडिल ईस्ट जिसे अमेरिका कहता है, सभी कंट्रीज पर हमला किया। उसने तुर्की और पाकिस्तान को छोड़ दिया। तो क्या इसका मतलब हम ये समझें कि दे आर एलाई इन अ मैनर कि अगर कल को ऐसे हमला करने की नौबत आती है, मैं बहुत ही हाइपोथेटिकल, बहुत दूर तक जा रही हूँ, लेकिन ऐसा अमेरिका पर कोई हमला करने की नौबत आती है तो वो पाकिस्तान की जमीन भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि एक सोर्स अभी ये भी आया है कि चाइना जो भी मदद ईरान की कर रहा है वो पाकिस्तान के रास्ते से कर रहा है। तो पाकिस्तान इस समय पर मिडिल बना हुआ है अमेरिका, ईरान और चाइना के बीच में। तो जब पाकिस्तान के रास्ते से हुआ, तो ईरान सभी देशों पे हमला कर रहा, पाकिस्तान पे क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास रिसोर्स आ रहा है ना पाकिस्तान के रास्ते, चाइना से। तो इसीलिए पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान देखिए अपने समय के हिसाब से दोस्ती रखता है। उसे जब लगा कि अमेरिका के साथ दोस्ती रखना है तो उसके साथ रखता है, और आज उसे लग रहा है कि अमेरिका खाड़ी देशों पे हमला कर रहा है तो हमें अमेरिका के साथ नहीं दिखना है, तो चाइना के साथ चला गया है। और वैसे भी चाइना को उसने एक बड़ी जमीन दी है बलूचिस्तान में कि आप यहां पे अपना रिसोर्स डेवलप करिए। हालांकि बलूचों ने चाइनीज कंपनी को, चाइनीज लेबरों को भगाया है वहां से, लेकिन वो चाइना के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है। तो चाइना के साथ जो मिसाइल वो टेस्ट कर रहा है चाइना, पाकिस्तान के पास तो खाने को नहीं है, यानी पूरा रिसोर्स तो चाइना का हुआ ना। यानी अमेरिका पे अटैक करने के लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल चाइना कर सकता है। जी, ये अब वही हिपोक्रेसी वाली बात आती है कि अमेरिका ये बात कब समझेगा कि पाकिस्तान क्या वाकई में उसका एलाई है, नॉन नाटो एलाई, क्या वो इतना विश्वसनीय है या नहीं है? भारत तो ये जानता ही है कि विश्वास और पाकिस्तान एक दूसरे के अपोजिट है। ये भारत के लिए भी कम चिंता की बात नहीं है। बहुत बड़ी चिंता की भाई, वो अगर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जिसकी रीच अमेरिका तक होगी और कन्वेंशनल और न्यूक्लियर पेलोड लेके जा सकता है, तो हम तो उसकी सीमा पर हैं। तो एक दुष्ट देश, एक रोग कंट्री हमारे एकदम बगल में है। अमेरिका को सारी चीजें पता है कि वो क्या कर रहा है, इसके बावजूद अमेरिका उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा, उसको अपना एलाई बनाए हुए। एक तरफ मिडिल ईस्ट में भीषण जंग छिड़ी हुई है तो दूसरी तरफ डिप्लोमेसी भी जोर शोर से जारी है। इसी सिलसिले में भारत ने अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर से
भारत के एनएस से अजीत डोवल की मुलाकात हुई है। मौजूदा हालात में ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी तस्वीर आपके सामने है। इस दौरान सुरक्षा और जियोपॉलिटिकल समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। सर्जियो गौर ने खुद ट्वीट करते हुए इस मुलाकात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक सहयोग लगातार आगे बढ़ रहा है। ये एक मुलाकात है। इस मुलाकात का एजेंडा है, हम जान ही रहे हैं कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, वही बात सर्जियो गौर भी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि इट वाज एन वेरी एक्सट्रीमली फ्रूटफुल मीटिंग। भारत इस स्थिति में क्या दिशा दे सकता है दुनिया को? राकेश जी, इस वक्त इकोनॉमिक टाइम्स की मैं रिपोर्ट का अगर हवाला देते हुए बताऊं कि भारत की स्ट्रैटेजी कंस्ट्रेंट में भारत का ताकतवर बनकर उभरना, इसकी तारीफ इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी इंटरनेशनल मैगजीन्स कर रही है। देखिए क्या है कि इस समय पर बहुत उलझ गए हैं ट्रंप, और ट्रंप इस उलझन से निकलने के लिए उनको एक भरोसेमंद साथी की जरूरत है। और भारत एक ऐसा देश है कि जिसके ईरान सहित सभी देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, क्योंकि कभी वो किसी उलझन में नहीं पड़ता, वो तटस्थ भूमिका निभाता है, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेके चलता है, किसी के झगड़े में नहीं पड़ता। आज ट्रंप को यह लग रहा है कि मिडिल मैन यदि भारत बन जाएगा, यदि मध्यस्थ बन जाएगा, तो वही हमको इस उलझन से निकाल सकता है, क्योंकि ट्रंप निकलना चाहते हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं है। ट्रंप की हालत हो गई है कि भाई गति साहब छछुंदर केरी उगिलत बने न लीलत केरी, ना वो युद्ध लड़ने की स्थिति में है ना उससे निकलने की स्थिति। ऐसे में उनको लग रहा है कि भारत, तो मुझे लगता है कि डोभाल के साथ जो बातचीत हुई है, उस बातचीत में कहीं ना कहीं ये निश्चित कहा गया होगा कि एक पहल की जाए। अब भारत की सोच है कि भारत कब और कैसे पहल करे, क्योंकि देखिए ईरान जो है आज भी भारत की बात ईरान सुनेगा नहीं। अब आप देखिए ना कि आपके होर्मुज से सभी जहाजों की जगह में भारत के जहाज निकल रहे, तो कहीं ना कहीं लिबरल तो नरम तो है ना भारत के प्रति रुख ईरान का, यानी तमाम झंझावातों के बाद भी ईरान का भारत के प्रति रुख नरम है। तो दो ही देश हैं जो दूसरे देशों पर परमाणु बम फेंक सकते हैं, ईरान और दूसरा पाकिस्तान। और इसी बात को वो बता रहे हैं अपने एनुअल रिपोर्ट में। तो मतलब ज्यादा संभावना इस बात की है जी कि आने वाले वक्त में अमेरिका की तरफ से पर्दे के पीछे से कोई बड़ा खेल पाकिस्तान के खिलाफ हो सकता है। अब पाकिस्तान को समझना चाहिए, हो सकता नहीं है, डेफिनेटली होगा। आपको शायद बेंजामिन नेतन्याहू की 2 साल पहले दिया गया बयान शायद याद नहीं होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम दुनिया के किसी भी रेडिकल इस्लामिक मुल्क के पास परमाणु बम नहीं रखने दे सकते, ये हमारे सर्वाइवल के लिए खतरा है। पाकिस्तान इज रेडिकल प्लस पाकिस्तान इज इस्लामिक, और उसके पास परमाणु बम भी हैं। तो आप कैसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल जो है पाकिस्तान के पास परमाणु बम रहने देगा? चलिए, वो किसी तरह डिस्ट्रॉय करेगा, इकोनॉमिकली तोड़ के, किसी तरह डरा कर धमका कर, लेकिन पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं रहेंगे। डर सिर्फ इतना है कि डिस्ट्रॉय हो पाकिस्तान के परमाणु बम, उससे पहले ये कहीं दूसरे देशों को स्मगल न कर दे, क्योंकि लीबिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया को ये कर चुका है। बस सिर्फ उस बात का डर है। और वैसे भी बार बार धमकी दे देता है, अगर किसी से हल्की फुल्की झड़प भी हो जाती है तो परमाणु हमला कर दूंगा, परमाणु बम फोड़ दूंगा। खैर, अब अमेरिका के निशाने पर सिर्फ ईरान नहीं है, अब अगला निशाना सीधा पाकिस्तान है, और उसकी खुफिया रिपोर्ट अमेरिका से आ चुकी है। सीधे सीधे तुलसी गबार्ड की तरफ से कहा गया है कि अब पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार है वो खतरे से खाली नहीं है, उस पर पूरी निगरानी बढ़ा दी जाए। तो यानी आने वाले वक्त में पाकिस्तान के खिलाफ कोई बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो फिलहाल तमाम जानकारी देने ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।